Hello students, welcome to my channel. Today's topic is Web Service Security Recap 2. Unit 2 के जो भी main topics है we are gonna cover all those, right? Let's start. So contents क्या आज के? First is threats, उनके vulnerabilities, countermeasures and all. After that we'll be discussing threat modeling processes and आफ्टर दैट हम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में देखेंगे, राइट? सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, पहले आपको थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बता दूँ. आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तो जितने भी मैंने वीडियोस डालने हैं चैनल के ऊपर वो सारे देखने हैं. उसके बाद जितने भी नोट्स या पीपीटीज अवेलेबल है यू नीड टू वॉच एवरीथिंग आउट, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद मैंने कुछ क्विज़ बना के रखे, अगर अभी तक आपने चेक नहीं करा तो प्लीज़ चेक करो. मैंने एक ब्लॉग बनाया, उसके ऊपर क्विज़ डाले हुए हैं कुछ. टोटल 7 क्विज़ होंगे WSS और SWL के. प्लीज़ चेक आउट दोस्त, राइट? वो करके देखो. उसके बाद आपको करनी है रिवीजन. अब रिवीजन के अंदर आप सारी चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ने बैठोगे. एक चीज़ है क्विक आपको जो रिज़ल्ट देगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना टॉपिक उठाओ सिलेबस में से, उस टॉपिक को गूगल सर्च करो, उसके ऊपर जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी ओपन सोर्स में MCQs मिल जाएंगे. इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट. तो आप उस टॉपिक का दोबारा से MCQ दे के देखो. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस चेकआउट करोगे उतनी चीज़ें क्लियर होंगी, राइट? सो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है टॉपिक के रिलेटेड, वो देखते हैं. फर्स्ट इज़ थ्रेट. थ्रेट क्या है कि आपकी कोई, इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर अटैक और इट कैन बी अ इंफॉर्मेशन एक्सटॉर्शन. बेसिकली आपको जो चीज़ें छुपा के रखने, यू वांट टू प्रिवेंट इट और यू वांट टू सम हाउ प्रोटेक्ट उनको, जो आपके अटैकर्स हैं उनसे थ्रेट है. दोज थिंग्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड. अब एसेट क्या है? दैट पर्टिकुलर रिसोर्स विच हैज़ सम वैल्यू, राइट? अब आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, आप अगर एक डॉक्यूमेंट लिखो, ऐसे कोई रफ ड्राफ्ट बनाया, तो वो शायद आपकी यूज़ का ना हो. बट अगर आपने उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, देन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और दैट पर्टिकुलर रिसोर्स इज़ नथिंग बट अ एसेट. एंड उस एसेट को थ्रेट है किससे? सम अटैकर से, राइट? अब वल्नरेबिलिटी क्या है? काइंड ऑफ वीकनेस विच मेक्स अ थ्रेट पॉसिबल टू अटैक. अब जो फॉर एग्जांपल मैं कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट की बात कर रही थी. वो डॉक्यूमेंट सपोज करो आज की डेट में कॉन्फिडेंशियल है, ठीक? तो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ हाई हैं. कल को उस चीज़ की उतनी वैल्यू ही नहीं है, तो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी? लो हो जाएंगी. बेसिकली वो डिग्री प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को कि अटैक हो सकता है. अब अटैक क्या है? आप अगर डिस्ट्रॉय या एक्सप्लॉइट कर रहे हो कुछ भी, जो भी यू कैन से अनऑथोराइज्ड होगा, किसी भी अटैकर को अगर असेस नहीं है किसी चीज़ का, इफ़ दैट अटैकर इज़ ट्राइंग टू फेच दोज थिंग्स आउट, तो वो अटैक के अंडर काउंट होगा. अब काउंटर मेजर्स क्या हैं? जो भी प्रॉब्लम आई है उसको काउंटर करना या प्रोटेक्ट करना, यू कैन से. अब डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स एंड देयर काउंटर मेजर्स. अब कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं? फर्स्ट इज़ अनऑथोराइज्ड एक्सेस, पैरामीटर मैनिपुलेशन, नेटवर्क ईवसड्रॉपिंग, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डाटा एंड मैसेज रीप्ले, राइट? वन बाय वन देखते क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अनऑथोराइज्ड एक्सेस. अनऑथोराइज्ड एक्सेस क्या है? दिस हैपन्स ड्यू टू द वीक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन असेस गिवन टू एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एज वेल एज द ऑपरेशन, राइट? अगर आपका कोई भी एक कोई भी सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल, राइट, एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट दैट सॉफ्टवेयर. अब उसके ऊपर अगर अनऑथोराइज्ड एक्सेस होगा तो वो क्या होगा? इट्स नथिंग बट अ अटैक, राइट? अब वल्नरेबिलिटीज़ क्या होंगी कि आपने ऑथेंटिकेशन ही नहीं लगाई, या पासवर्ड यूज्ड इन प्लेन टेक्स्ट, मतलब आपने उसको एनक्रिप्ट नहीं करा, और हैज़ बेसिक ऑथेंटिकेशन ओवर एन अनएनक्रिप्टेड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपने एनक्रिप्शन तो लगा दी, ऑथेंटिकेशन तो कर दी है उसकी, सॉरी, अगर आपने ऑथेंटिकेशन तो उस चैनल की लगा दी है, बट जो आपका ट्रांसमिशन का मोड है वो ही एनक्रिप्टेड नहीं है, तो आप ऑथेंटिकेट करके क्या करोगे, राइट? मतलब इट्स लाइक चीज़ का आपने फर्स्ट लेवल तो बना दिया, बट दूसरी जो उस लेवल को क्रॉस करके जो भी डाटा आएगा वो आपने ऑलरेडी पब्लिक कर रखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट. अब काउंटर मेजर्स क्या होंगे? यूज़ ऑफ पासवर्ड डाइजेस्टिंग सोप हेडर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑथेंटिकेशन. डाइजेस्ट आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वीडियो के अंदर बताया था, आपको मैं दोबारा बता देती हूँ
किसी भी मैसेज नॉर्मली क्या होता है कि एक मैसेज या डेटा के ऊपर एक हैश फंक्शन लगाया जाता है। उस हैश फंक्शन का जो रिज़ल्ट निकलेगा उसको हम बोलते हैं डाइजेस्ट और मैसेज डाइजेस्ट, राइट। अब ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ये जो डाइजेस्ट जनरेट करने की टेक्नोलॉजी है, इसको अथेंटिकेशन के अंदर भी यूज़ करा जाता है। अगर आप विंडोज़ की बात करें तो आपके जो अकाउंट्स होते हैं कि जैसे स्टूडेंट अकाउंट हो गया, एडमिन अकाउंट हो गया, जो सिस्टम का अकाउंट होता है, राइट। तो वो वाले अकाउंट्स को अभी जो पासवर्ड है वो हैश फंक्शन लगा के, यानी कि मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करके आपके सिस्टम के अंदर एक बैच फाइल के अंदर स्टोर करा जाता है हमेशा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम करके रखता है। तो वेन एवर सम पर्टिकुलर यूज़र एंटर्स ट्राइज टू एंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो अगर वो पासवर्ड जो आप एंटर कर रहे हो वो स्टोर्ड हैश फंक्शन की स्टोर्ड डाइजेस्ट के साथ मैच करेगा तभी ओपन अप होता है, अदरवाइज आ जाएगा कि पासवर्ड इनकरेक्ट हो समथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा यहाँ पे भी लिखा हुआ कि यूज़ ऑफ विंडोज़ अथेंटिकेशन और यूज़ ऑफ X.509 सर्टिफिकेट्स इन सोप हेडर्स फॉर द पर्पज़ ऑफ अथेंटिकेशन। कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो शायद मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, वेरीफायर्स क्या होते हैं। तो वाइल कम्युनिकेटिंग थ्रू अ चैनल, तो क्या होगा कि आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो भी यूज़र होगा, नॉट लाइक सर्टिफिकेशन ऑफ CCNA और समथिंग लाइक दैट। बेसिकली एक नोड को सर्टिफाई करा जाता है कि इससे जो डाटा आएगा वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, राइट। अब पैरामीटर मैनिपुलेशन क्या, इट रेफर्स टू द अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा सेंट बिटवीन द वेब सर्विस कंज्यूमर एंड द वेब सर्विस। जो डाटा आप सेंड कर चुके हो, राइट, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है, यानी कि वाइल ट्रैवलिंग उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है। अब वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, मैसेजेस दैट आर नोट साइंड डिजिटली प्रोवाइड टेम्पर प्रूफिंग, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, मैसेजेस दैट आर नॉट इनक्रिप्टेड प्रोवाइड प्राइवेसी एंड टेम्पर प्रूफिंग। तो आपको ये वल्नरेबिलिटीज़ बताएगी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब काउंटर मेजर्स क्या है, डिजिटल सिग्नेचर लगाओ मैसेज के अंदर। दूसरा क्या है, मैसेज को एनक्रिप्ट करो और फिर उसको ट्रांसफ़र करो, ट्रांसमिट करो। नेक्स्ट इज़ नेटवर्क ईवसड्रॉपिंग। नेटवर्क ईवसड्रॉपिंग क्या होता है कि सपोज सेंडर ने कुछ सेंड करा, राइट, तो जो वाइल ट्रांसमिटिंग अटैकर क्या उसको देख रहा था, और अगर उसको देख रहा था या सुन रहा था उसको बोलते हैं नेटवर्क ईवसड्रॉपिंग, यानी कि नेटवर्क से जो भी चीज़ें जा रही हैं अटैकर उसको सुन पा रहा है या देख पा रहा है, राइट। तो उसको नेटवर्क ईवसड्रॉपिंग बोलते हैं। अगर उस जाते हुए डाटा को आपने चेंज कर दिया तो वो डाटा मॉडिफिकेशन होगी या अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन हो जाएगी। अब वल्नरेबिलिटीज इस केस में क्या, मैसेज इनक्रिप्शन इज़ नॉट यूज्ड, आपने मैसेज को इनक्रिप्ट ही नहीं करा, या ट्रांसपोर्ट लेवल इंस्क्रिप्शन इज़ नॉट यूज्ड, यानी कि जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो वहाँ पे आपने इनक्रिप्शन नहीं लगाई है। अब इसके काउंटर मेजर्स क्या होंगे, यूज ट्रांसपोर्ट लेवल इंक्रिप्शन टेक्निक सच एज SSL और IPSCC। नेक्स्ट इज एनक्रिप्ट द मैसेज पेलोड टू प्रोवाइड प्राइवेसी, आप एनक्रिप्ट करोगे मैसेज को टू प्रोवाइड द प्राइवेसी। नेक्स्ट इज मैसेज रीप्ले। Okay, so message replay is with this an attacker captures and modify the data and send it to the receiver. कि while transmission attacker is capturing the data and then modifying it and then resending it to receiver, यानी कि रास्ते में ही पकड़ के चेंज करते हैं। अब वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, द मैसेज आर नॉट एनक्रिप्टेड, कि मैसेज को एनक्रिप्ट ही नहीं करा था। नेक्स्ट इज मैसेज आर नॉट डिजिटली साइंड, मैसेज डाइजेस्ट नहीं था उसके ऊपर, या डिजिटल साइन नहीं थे, यू कैन से। तीसरी चीज़ क्या है कि यूनिक आईडी नहीं है, तो उस केस में डुप्लीकेट मैसेजेस डिटेक्ट हो जाएंगे कि अपडेट डिलीट एडिट कुछ भी करना है मैसेज को बैक एंड पे, तो क्या होगा कि वो फिर यूनिक आईडी ना होने के कारण आप वो कर नहीं पाओगे, तो अगर डुप्लीकेट मैसेज हो जाएगा उससे। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द चैट बॉट्स के अंदर क्या होता है कि एक यू कैन से यूनिक आईडी जनरेट होती है हर मैसेज की, जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है या आए मैसेज जाए, यानी कि सेंड हो या रिसीव हो। काउंटर मेजर्स क्या है कि यूज़ एनक्रिप्टेड मैसेज और यूज़ ऑफ यूनिक मैसेज आईडी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब आएगा हमारे पास थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस। अब ये सारा है क्या थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस, लेट्स सी।
इसके बेसिक 5 स्टेप हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप अलग अलग ऑथर की बुक्स देखोगे या रैंडम में से गूगल सर्च करके भी देखोगे तो आपको थ्रेट मॉडलिंग की एग्जांपल्स अलग अलग दिखेंगी। और काफ़ी जगह ऐसा होगा कि 2 स्टेप्स को इकट्ठा एक में मर्ज कर दिया, या कहीं किसी और 2 स्टेप्स को इकट्ठा मर्ज कर दिया, किसी में 7 स्टेप है, किसी में 6 हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रेट मॉडलिंग का प्रोसेस है क्या, कि 1 बाय 1 होगा क्या। ये सेम चीज़ अगर आप देखो SDLC साइकिल के अंदर भी काफ़ी बार होता है। अलग अलग ऑथर्स क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि डिज़ाइन और डेवलपमेंट इकट्ठा कर दिया, कुछ लोग मेंटेनेंस को इकट्ठा कर दे, टेस्टिंग के साथ कर देते। तो अलग अलग चीज़ें डिपेंड यही करता है कि आपने कौन सा बीच में से करना है। आपको फंडा पता होना चाहिए कि हाउ इट वर्क्स। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट इज सिलेक्ट अ डिजिटल एसेट। व्हाट एम आई कंसर्न्ड अबाउट। बेसिकली आपको ये देखना है कि आपके पूरे सिस्टम के अंदर या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ख़राब होने का आपको डर है, या कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है, राइट। अब वो कोई प्रोसेस हो सकता है, डाटा हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजी, सिस्टम, इट कैन बी एनीथिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ भी जो आपको लगे कि कंसीडर करा जा सकता है एज एन अटैकर। तो आपको मॉडलिंग के प्रोसेस के अंदर अटैकर बन के सोचना कि कौन सी चीज़ें आपके कंसर्न की हैं और कौन सी नहीं है। सेकंड स्टेप आएगा आइडेंटिफाई अटैक सिनेरियो। व्हाट कुड गो रॉन्ग। अटैकर्स एंड देयर टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, आपको ये सारी चीज़ें सोचनी है। आइडेंटिफाई अवेलेबल डिटेक्शन मेथड्स। जितने भी आपके पास आपको एक चीज़ बताऊं, नॉर्मली क्या टेस्टिंग फेजेस के अंदर जब कोई सॉफ्टवेयर बन जाता है तो टेस्टर्स को दिया जाता है कि इसको अटैक करके देखो। यू नीड टू फाइंड दैट लूप होल कि हाउ इट कैन बी अटैक्ड, राइट, और हाउ द सिस्टम कैन बी हैक्ड। कोई भी सिस्टम या कोई भी क्लाउड सर्विस को जब बीटा टेस्टिंग करते हैं, आपको पता होगा बीटा टेस्टिंग के काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आजकल बीटा टेस्टिंग में रिलीज़ हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो भी प्रोसेस है, टेस्टर क्या करते हैं उसको एज एन अटैकर बन के अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो सेम चीज़ आप थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस के अंदर भी देखोगे कि आपको अटैकर के अकॉर्डिंग सोचना कि क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, राइट। थर्ड स्टेप है चेक एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स। व्हाट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक्स। आपने पोटेंशियल अटैक्स तो सोच लिए सारे, अब उनके काउंटर मेजर्स सोचने हैं, राइट, कि क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकते हो, कि प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। चेक एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस। कि सपोज करो कोई थ्रेट आ गया XYZ, राइट, कोई भी नाम है, चलो। अब उस थ्रेट के आपको प्रिवेंट कैसे करोगे कि अगर नहीं आया तो, अगर आ गया तो डिटेक्ट कैसे कैसे हो सकता है। और सपोज करो सम अटैक इज़ देयर, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को बैकअप के लिए या रीस्टोरिंग के लिए डालना पड़ेगा कि आपको नहीं पता उस अटैक के कारण क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या डिलीट हुआ है या क्या अपडेट हुआ है आपके पूरे सॉफ्टवेयर के डाटा के अंदर, चाहे वो बैक एंड में हो चाहे फ्रंट एंड में हो। अब सपोज़ करो कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसको कोई हैक कर लेता है, आप वहाँ पे लेट्स से यूज़र नेम पासवर्ड डाल रहे हो, यू आर प्रेसिंग द सबमिट बटन, बट वो सबमिट बटन का एक्शन ही आपने चेंज कर दिया बैक एंड से बीइंग एन अटैकर, और वो कोई किसी और वेबसाइट पे जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये क्या पूरा प्रोसीजर है। आप अटैक तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके काउंटर मेजर्स देखने हैं। अगर आ गया तो डिटेक्ट कैसे करना है, मतलब डिटेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आ गया। आफ्टर दैट आपको देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के, कि अब ये प्रॉब्लम है, अगर इस प्रॉब्लम के आपको फॉर टाइम बिंग आपको क्या फर्स्ट एड टाइप सोल्यूशन क्या निकालने हैं, क्या चीज़ें रीसेट करके ठीक होगी, क्या रिस्टोर करना पड़ेगा, ऑल दोज थिंग्स। फोर्थ स्टेप इज प्रोटेक्शन सफिशेंट। एस्टिमेट रेजिडुअल रिस्क। आपको देखना है कि कितना ज़्यादा रिस्क आ गया और रेजिडुअल रिस्क क्या है। क्यूमुलेटिव रिस्क फॉर बिजनेस इंटरप्शन, रेगुलेटरी फाइन्स, डेटा लॉस एंड ब्रांड इम्पैक्ट। आपको देखना है कि अगर अटैक आ गया, इतनी प्रोटेक्शन है तो वो क्या सफिशिएंट है प्रोटेक्ट करने के लिए, या अगर अटैक हो चुका है तो रिस्क किन किन चीज़ों पे है, क्या चीज़ें रुक सकती हैं, क्या चीज़ें लॉस हो सकती हैं, राइट। या इसके
पूरे अटैक का आपके बिजनेस के ऊपर क्या प्रोसीजर, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट। सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब सपोज़ करो कि वैसे ये चीज़ होती नहीं है कि जैसे जो पूरे इंडिया के अंदर आपको पता है स्टॉक मार्केट कौन संभालता है। जैसे एनएससी वैसे एक बीएससी भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर उनके सिस्टम में वो सेंट्रल सर्वर है, अगर वो हैक हो जाए तो, जो कि नहीं होगा क्योंकि ऐसी चीज़ों के ऊपर तो बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन लगाई जाती है, राइट। अगर सपोज करो हो जाए तो क्या होगा, शट डाउन हो गया सारा कुछ। तो क्या पोटेंशियल ये देखना पड़ेगा, अगर आ गया तो अनइंटरप्टेड फिर भी यूज़ बाकी यूज़र्स कर पाएँ, तो बैकएंड में कहीं रिस्टोर चीज़ें भी होनी चाहिए। तो दीज थिंग्स आर टेकन केयर बिफोर रिलीजिंग अ सॉफ्टवेयर और एनी रिसोर्स यू कैन से। नेक्स्ट इज हाउ डू आई जस्टिफाई कॉस्ट फॉर एक्शन, बिल्ड बिजनेस केस, add new controls, improve effectiveness, replace the better controls, cost of doing versus cost of not doing। अब आपको क्या देखना है, सारी चीज़ों पे आपको ये भी देखना है काउंटर मेजर आप पहले सोच के बैठे हो या रिकवरी कैसे होगी, या उन चीज़ों पे ज़्यादा तो नहीं आपने सोच लिया कि कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या है। आपने रिकवरी के अंदर अपना मेन यू कैन से कैपिटल आपने यूज़ कर ली, तो आप बनाने में क्या लगाओगे। तो आपको ये चीज़ें भी बैलेंस आउट करके देखनी पड़ेंगी, राइट। या टेस्ट केसेस बना रहे हो कि उसके अंदर आपको मैन पावर या आपको इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी, राइट। टेस्ट केसेस को रन करके क्या इफ़ेक्ट होगा, उसमें आपका टाइम और एफर्ट कितना जा रहा है या कॉस्ट कितनी जा रही है। कॉस्ट ऑफ डूइंग और कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग में आपको कितना फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें एक कंपनी पहले डिसाइड करके चलती है, या कोई भी आपका प्रोसेस है उसको। अब ये आपको एक चीज़ बता दूं, थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग आपको बताए थे कि स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप जो इन 5 में नहीं है, वो नॉर्मली कुछ ऑथर्स ये भी लिखते हैं कि आप मॉड्यूलर कर दो सॉफ्टवेयर को, या जो भी आपका प्रोसेस है उसको मॉड्यूलर कर दो और फिर चेक करो कि सपोज़ उसके अंदर 5 मॉड्यूल है, पहले एज अ होल सिस्टम की जगह उनको 5 मॉड्यूल में डिवाइड करो, और हर मॉड्यूल का अपना अलग अलग एसेट देखो, कहाँ पे अटैक हो सकता है, क्या काउंटर मेजर्स हैं, वो सारी चीज़ें आप सेपरेट टू डिफरेंट मॉड्यूल्स चेकआउट करते हो, राइट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वेब सर्विस सिक्योरिटी। तो ये कुछ वेब सर्विस सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, XML, SOAP, WSDL, UDDI, जिनको हम कंपोनेंट्स ऑफ वेब सर्विस सिक्योरिटी भी बोलते हैं। दीज 4 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर रनिंग ऑफ अ वेब सर्विस। ये उनके कुछ वर्जन लिखे हुए हैं, राइट। ये आप एक बार देख लेना। अब वेब फ्रेमवर्क्स क्या है, वेब फ्रेमवर्क या स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क क्या होते हैं। इट्स अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग वेब सर्विसेज, web resources, and web APIs. Web frameworks provide a standard way to build and deploy web applications. Web frameworks aim to automate the overhead associated with common activities performed in web development. Basically, web development के टाइम पे जो बेसिक फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज वे क्या है, वो सारे फ्रेमवर्क्स का डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है कि दीज आर द स्टैंडर्ड्स, राइट। देखते हैं, आपको समझ आएगा एग्जांपल की हेल्प से। मैं कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रुक रही हूँ, इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच के जूम करके एक बार पढ़ लेना, ये सारे स्टैंडर्ड्स है क्या और उनके पर्पस क्या है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई समझा नहीं सकता, बट आपको ये है कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं कि कोई XYZ सपोज़ आपको बोला जाए कि OWASP, ये एक स्टैंडर्ड है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, 4 ऑप्शन है, तो आप कैसे जज करोगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हिस्ट्री ऑफ वेब फ्रेमवर्क क्या है वो पहले देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ वेब फ्रेमवर्क के अंदर 1993 के अंदर एक कॉमन गेटवे इंटरफेस स्टैंडर्ड बना था। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर इंटरफेसिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशंस विद वेब सर्वर्स टू प्रोवाइड अ डायनेमिक वेब पेज दैट रिफ्लेक्ट्स यूज़र इनपुट्स। कि सर्वर एंड पे यूज़र इनपुट्स वेब पेज के अंदर जो डाल रहे हैं, तो वो सर्वर एंड पे क्या था, उनको एक्सेस हो पाए,
उसके बाद 1995 में फुली इंटीग्रेटेड सर्वर लैंग्वेज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स, these were first emerged and new web specific languages were introduced such as cold fusion, php, active server pages. तो क्या था कि फुल्ली इंटीग्रेटेड सर्वर था कि आप लैंग्वेजेस से उसको डेवलप कर सकते हो, राइट। और न्यू स्पेसिफिक लैंग्वेजेस इस चीज़ के लिए भी, ये जो अभी 3-4 मैंने नाम लिए, इनको इंट्रोड्यूस करा गया जिसकी हेल्प से आप एक फुल्ली इंटीग्रेटेड एक वेब फ्रेमवर्क बनाते थे। In the late 90s, mature full stack frameworks began to appear that often gathered multiple libraries useful for web development into a simple cohesive software stack for web developers to use. ये उसकी बात हो रही है जो हम आजकल देख रहे हैं। नो डाउट लेट 90s के बाद बहुत डेवलपमेंट हो गई है, बट जो आप एक वेब फ्रेमवर्क को अपने दिमाग में समझते हो ना, अगर आप सोचो कि अच्छा वेब फ्रेमवर्क क्या होगा, कि क्या स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क होगा, जो आपके सामने दिमाग में इमेज आएगी वो वही है ये फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स, जिसके अंदर आपका सारी चीज़ें लगी हुई हैं। बेसिक डेवलपमेंट तो चलो होती रहेगी। अब ये टाइप्स ऑफ वेब आर्किटेक्चर है, 3 तरह के वेब आर्किटेक्चर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, 3 ही हैं बेसिक। फर्स्ट है मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC। MVC के अंदर क्या है कि आप मॉड्यूलर रखते हो चीज़ों को ताकि कोड रीयूज़ भी हो सके। तो तीसरी चीज़ है कि मल्टीपल इंटरफेसेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि आपको अलग अलग यूज़र अलग अलग तरह का व्यू या इंटरफेस उसको प्रोवाइड करा जाएगा। चीज़ें मॉड्यूलर होगी, यानी कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट है पुश बेस्ड वर्सेस पुल बेस्ड। पुश बेस्ड क्या है कि एक्शन बेस्ड होगा, ये एक्शंस को यूज़ करा जाएगा प्रोसेसिंग की। यूज़र को अगर कोई क्वेरी है, सपोज जैसे आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, वो क्या है, दैट इज़ अ एक्शन फ्रॉम यूज़र। आप बटन दबाते हो किसी भी वेब पेज के ऊपर, वो क्या है, एक्शन फ्रॉम द यूज़र। यूज़र के एक्शन से आप क्या करते हो, बैक एंड पे कोडिंग लगा के उस डेटा को पुश करते हो टू द व्यू लेयर। यानी कि अगर आपको देसी भाषा में समझाऊँ या लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो तो वो क्या है, आपके एक्शन से प्रोसेसिंग हुई। उस प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा था, यानी कि जो नया वेब पेज आपको दिखेगा, उसके बाद जो भी आप बैक एंड पे एक्शन लगा रहे हो उस बटन का, वो आपको एज अ व्यू लेयर मतलब वो दिखेगा, यानी कि एज अ क्लाइंट। अब 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो चीज़ें जो आप समझ पाते हो या सोच पाते हो, या आप लोगों ने ऐसे कभी ना कभी मिनी प्रोजेक्ट्स अपने पूरी डिग्री के अंदर कभी ना कभी बनाए भी होंगे, जिसके अंदर 3 बेसिक चीज़ें हैं, एप्लीकेशन, सर्वर और क्लाइंट। अब एक लाइन के अंदर आपको ये समझ आ जाएगा, द एप्लीकेशन कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक विच इज़ रनिंग ऑन सर्वर एंड कम्युनिकेट्स विद द क्लाइंट यूजिंग एनी ब्राउज़र। तो कोई भी एक एप्लीकेशन होगी जो किसी भी सर्वर के ऊपर डिप्लॉयड है, और पूरा फंडा कि हाउ इट वर्क्स एंड ऑल दैट रिसाइड्स इन दैट एप्लीकेशन, राइट, जिसको हम बोलते हैं कि बैक एंड कनेक्टिविटी करना, या लेट से जावा या PHP या जावा या पाइथन, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको आप क्या कर रहे हो, पूरा बिजनेस लॉजिक डेवलप कर रहे हो, राइट। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, सर्वर के ऊपर रिसाइड करेंगी। और क्लाइंट को दिखेगा क्या, डिफरेंट वेब पेजेस दिखेंगे, राइट। और उस पूरे वेब पेज की 1 बाय 1, अगर सपोज आपने कुछ एंटर करा और कोई बटन दबाया या कोई भी कंट्रोल यूज़ करा, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास। तो उस पर्टिकुलर एक्शन जो आपने कोई कमांड या कोई एक्शन दिया, उस एक्शन के कोरस्पॉन्डिंग उस एप्लीकेशन के बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या चीज़ परफॉर्म होने, वो आपको एज रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट। सपोज आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, आपको क्लियर होगा। आपने facebook.com खोला, आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और आपने करा एंटर। सपोज करो आपने अपना लास्ट पासवर्ड डाल दिया तो गलती से या वट एवर, तो जब आप एंटर दबाओगे तो वो एज आपका एज एक्शन कंसीडर होगा या एक रिक्वेस्ट कंसीडर होगी जो सर्वर के ऊपर जा रही है। तो सर्वर के ऊपर वो चीज़ चेक होगी बिजनेस लॉजिक के अंदर, यानी कि जो भी प्रोसेस आपने बैक एंड पे कोडिंग डाली है, आपका डेटाबेस के अंदर चेक होगा दोनों चीज़ें, यूज़र नेम और पासवर्ड को कंबाइन करके, यानी कि वही हैश फंक्शन वाला क्राइटेरिया जो भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था।
तो उससे चेक होगा, अगर पासवर्ड करेक्ट है, यूज़र अगर अथेंटिकेट हो रहा है, तो वो दोबारा आपको क्लाइंट साइड पे आपका वेब पेज दिखेगा, राइट। अब कीज़ एंड ट्रस्ट मैनेजमेंट, ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब कीज़ मैनेजमेंट क्या है कि क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को इन अ क्रिप्टो सिस्टम मैनेज करना ही की मैनेजमेंट है। आपको अगर क्रिप्टोग्राफी नहीं पता या क्या है, इसके बेसिक्स मैंने लास्ट लेक्चर जो कि मैंने SWL का एक रीकैप वीडियो बनाया था, उसके अंदर चेक करना। उसके अंदर ये चीज़ मैंने पूरी एक्सप्लेन करी है, लास्ट वीडियो के अंदर होगा ये, प्लीज़ चेक इट आउट। लास्ट या लास्ट टू लास्ट होगा। तो SWL की 2 ही वीडियोज़ हैं, तो उन दोनों के अंदर आप अगर देखोगे तो क्रिप्टोग्राफी का बेसिक्स बताए गए हैं, राइट। अब उनके अंदर अगर आप की मैनेज कर रहे हो, की मैनेजमेंट यानी कि सपोज आप चाहे सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, कि एनी हाउ इफ़ कीज़ आर बीइंग मैनेज्ड इन अ क्रिप्टो सिस्टम, तो वो सारी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, की मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अब सेम चीज़ क्या है कि दिस इंक्लूड्स डीलिंग विद द जनरेशन, एक्सचेंज, स्टोरेज, यूज़, क्रिप्टो श्रेडिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ कीज़, राइट। एक आपको डायग्राम बताती हूँ, ये आपको अभी क्लियर होगा कि सबसे पहले कीज़ की जनरेशन होती है, ठीक, फिर उसको एस्टेब्लिश करा जाता है, फिर कहीं पे स्टोर करेंगे, राइट, फिर ट्रांसमिट होगा यानी कि यूज़ होगा, जो भी की का यूज़ है उससे इनक्रिप्शन होगी, आर्काइव करा जाएगा यानी कि अगर दूसरे को भेजना है या उससे आपने संभाल के रखना है फॉर फ्यूचर यूज़, राइट। उसके बाद आफ्टर जो ट्रांसमिशन है, आपका कम्युनिकेशन हो गई है, अब की आपके यूज़ का नहीं है, तो की को क्या करा जाएगा, डिस्ट्रक्शन, की को डिस्ट्रॉय करा जाता है। तो ये पूरा की मैनेजमेंट का एक लाइफ साइकिल है। अब एक पॉइंट रह गया था हमारा यहाँ पे, इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट मैनेजमेंट इज एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम दैट प्रोसेसेस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सोशल ट्रस्ट, यूजुअली टू एड ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ट्रस्ट मैनेजमेंट जो आप लिटरल मीनिंग ट्रस्ट मैनेजमेंट का देखते हो कि मैनेजिंग द ट्रस्ट, वही है। अब अगर आप इसको वेब सर्विसेज के साथ लिंक करके देखना चाहते हो या समझना चाहते हो, तो जो आपके 3rd यूनिट की वीडियोस है ना WSS की, ये आपको ट्रस्ट नेगोशिएशन और ट्रस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ। उसका टाइटल होगा WSS 02 या 03। उन दोनों वीडियोस के अंदर आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा कि ट्रस्ट मैनेजमेंट होती कैसे है इन द एलेबोरेटेड व्यू, राइट, और कहाँ पे यूज़ होता है विद कनेक्शन टू द वेब सर्विस। ओके गाइज, दिस वाज ऑल इन द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट पूरा मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे होंगे, राइट, पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड से रिलेटेड। वो थेरेटिकल चीज़ें थी, उनका कोई कनेक्शन नहीं था, मतलब आपको सिर्फ रीड आउट ही करना है। आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम गाइज, keep it up, and all the very best for your future as well. Thanks for watching. If you like my videos, please like, share, comment and subscribe to my channel. You can also follow us at my blog, link will be in the description box. Okay, thank you.